चंद गुण कन हरि करे हरि हरे हम स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण पद मुद्रित अहित हर करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैं मान बिन दान हीन तन छी यह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु। गुण स्थान विवेचन के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। प्रश्नोत्तरों लगभग 35 हो गए हैं, जिसमें से पिछली क्लास में हमने श्रेणी के बारे में पढ़ा था कि श्रेणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, कितने कर्म का उदय है, कब उपशम होता है, कब क्षय होता है, क्षायिक औपशमिक क्षायोपशमिक, इन सम्यक के बारे में भी देखा था। 2 मिनट देता हूँ, अब फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए जो अपन ने देखा था। अभी पूछने के लिए नहीं बोला, अभी आपको देखने के लिए बोला है। दो बच्चे कम हैं। कौन? सुनील और मित्रेश। मित्रेश, अच्छा वो तो आया, अब तक नहीं आया। क्यों, क्या? चलो, हाँ राहुल बताइए कल क्या पढ़ा था। इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट खड़े हो जाइए। पहले मेन श्रेणी तो बताओ। मतलब क्या होता है कि जो 7 मूल स्थान से मुनिराज जो होते हैं वो अपने परिणाम की वृद्धि करते जाते हैं, तो 7 मूल स्थान से आगे श्रेणी करते जाते हैं। ये होगा श्रेणी। उसका बता दें कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है। कुछ विशेष बताओ। कपिल। क्वेश्चन में तो दिया है कि आपने मतलब अलग समझाया था। एक प्रथमोत्तर और द्वितीय शब्द होता है, जो प्रथमोत्तर को मतलब मिथ्यात्व की बात होता है और चौथे 5 से 7 स्थान में होता है, मतलब दो वो मतलब सैंड विचरते और फिर द्वितीय ऑप्शन में बताया था कि वो मात्र मतलब ऑप्शन सैंड विचरते हैं और छाया के बाद नियम से होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है। सहज, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में अंतर।
पांचवें और सातवें को स्थान में तीन हो सकता है, क्योंकि उत्तम सम्यक मात्र सातवें में होगा, सात से सातवें। उसके बाद प्रथमोपम सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ सकते, द्वितीयोपम सम्यक के मात्र प्रथम श्रेणी चढ़ सकते हैं, और प्रथमोपम सम्यक खोजो खोजो मिलेगा। द्रव्य बताइए, सॉरी मानस। मिथ्यात्व के बाद होता है प्रथमोपम सम्यक, और वह शैक्षणिक सम्यक। बहुत बढ़िया, 3 हो गए हैं। चौथा किसी को ख्याल में आया? अंतर निकालना तो बहुत आसान होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। प्रथमोपम सादी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, तो इसमें अपन सामान्य ऐसा बोल सकते हैं वो मिथ्या दृष्टि को होता है, ये समय दृष्टि को ही होता है। उसको भी प्रथमोपम बोलेंगे, मतलब मिथ्यात्व के बाद जो भी हो रहा है वो प्रथमोपम कहलाएगा। अभी प्रथमोपम और द्वितीयोपम में अंतर। द्रव्य बैठो। वो चौथे पांचवें सातवें, और जो द्वितीयोपम रहता है वो सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें। और गलत बता रहे हो, सही तो उन्होंने बता दिया था। बैठो। और कोई नया अंतर? ये सातवें के स्वस्थान भाग में नहीं होता, सात गुण स्थान के स्वस्थान गुण स्थान में नहीं होता है, और यह मतलब जो द्वितीयोपम है यह औपसमिक स्वस्थान भाग में होता है, स्वस्थान भाग तक हो सकता है चौथे पांचवें। अब देखो इसमें दो अंतर अपन ऐसे कर सकते हैं, एक तो स्थिति की अपेक्षा और एक सत्ता की अपेक्षा, सॉरी एक प्रगटता की अपेक्षा और एक सत्ता की अपेक्षा। मतलब प्रगटता कैसे कि प्रथमोपम सम्यक प्रकट हो सकता है चौथे में, पांचवें में या तो सातवें में, ठीक है, और द्वितीयोपम प्रकट होगा केवल सातवें के दूसरे भाग में। ये होगी प्रगटता की अपेक्षा। एक है सत्ता की अपेक्षा कि जो प्रथमोपम है वो चौथे से सातवें तक हो सकता है, और जो द्वितीयोपम है वो सातवें के दूसरे भाग से 11वें भाग तक हो सकता है। बात आ रही थी? तो ये अपन प्रगटता और सत्ता की अपेक्षा भी एक अंतर और बना सकते हैं। प्रथमोपम के बाद चलमल अगाध दोष आएंगे, हाँ, और द्वितीयोपम के बाद 21 प्रवृत्तियों का नाश करने का क्रम प्रारंभ होगा, नाश से उपशम करने का क्रम प्रारंभ होगा। अच्छा बताया है। इसमें अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रथमोपम के बाद या तो मिथ्यात्व में जाएगा या तो क्षयक्षमिक सम्यक्त्व करेगा, है ना। पर द्वितीयोपम के बाद वो या तो मिथ्यात्व में जाएगा या तो आगे क्षय सम्यक्त्व कर लेगा, या तो हो सकता है छूट जाए, है ना, ऐसा भी कर सकता है। और कैसा? प्रथमोपम में शुद्ध होता है क्योंकि 7 प्रकृतियां पूरी दब जाती हैं। नहीं, दो उसमें दोनों में बराबर ही है, उसमें से विशेष कुछ नहीं है। हाँ, नहीं पूछना बाद में। कपिल, नहीं वो तो सही है वो। वैसे इसमें ये अच्छा है ये पॉइंट कि जब हम प्रथमोपम सम्यक करेंगे तो हम 5 प्रकृतियों को ही दबाएंगे, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो अगर प्रथमोपम कर रहा है तो 5 को ही दबाएगा। पर जो द्वितीयोपम कर रहा है अब उसके पास 7 हो गई हैं, तो वो 7 को दबाएगा। मेरे ख्याल से ये अंतर सभी को समझ में नहीं आया होगा, फिर भी एक बार सभी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, वही बता रहा हूँ। देखिए ये अब आज प्रकरण भी आ रहा है तो अपन साथ में वो भी कर लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं, दोनों ही चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए 5 और 7 का देख रहे थे ना अपन। जब अपन मोह को देख लीजिए, उसके साथ ही अपन चलते हैं। अच्छा, उसकी आवाज नहीं आएगी क्या? अपन को चल देखो, एक मोह है, ठीक है, जिसको अपन सामान्य से मिथ्यात्व कह सकते हैं, या इस मोह के अंदर ही राग द्वेष भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे? मोह कहेंगे। पर इसी को अपन थोड़ा और लंबा चौड़ा शब्द कहें तो लंबे चौड़े में क्या कह सकते हैं? इसी को अपन कह सकते हैं मोह
राग और द्वेष। ठीक है, इसको विस्तार में कहेंगे तो 3 कह सकते हैं, और इसी को शॉर्ट में कहेंगे तो मोह कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इस मोह के अंदर जो पहला मोह आया है, इस पहले मोह को अपन कहेंगे मिथ्यात्व। ठीक है, और ये दोनों अलग हो गए। बता रही समझ में इतनी बात कि ये मिथ्यात्व अलग हो गया, ये राग द्वेष अलग हो गया। अब ये हमने अलग अलग क्यों की? देखिए, सामान्य तो अपन ने मोह कहा था, पर जब हमने उसके उत्तर भेद में मोह कहा तो यहाँ पे मोह का अर्थ मिथ्यात्व होगा और राग द्वेष अलग होंगे। और जब हमने यहाँ पर मोह कहा तो इस मोह के अंदर मिथ्यात्व भी आ जाएगा, राग द्वेष तीनों आ जाएंगे। जैसे अपन कई बार बोलते हैं सम्यक्त्व, बोलते हैं ना सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व में केवल सम्यक दर्शन भी आता है, ठीक है, और ज्ञान भी आ जाता है और चारित्र भी आता है। मतलब ये तीनों चीज भी आती हैं, और सम्यक्त्व में कहीं कहीं पर केवल सम्यक दर्शन को भी लिया है। बता रही समझ में? वैसे यहाँ पर है, जब हमने मोह बोला तो कहीं कहीं पर मोह का मतलब केवल मिथ्यात्व होगा, और कहीं कहीं पर मोह का मतलब मोह राग द्वेष होंगे। बता रही समझ में अभी सभी को? अब ये अंतर हमने क्यों किए? ठीक है, ये जो 3 पेयर बनाए हैं, ये 3 पेयर किस अपेक्षा से बनाए हैं या कैसे बनाए हैं? पेयर तो 2 ही बनाए हैं, 3 तो यहाँ पे चीजें हैं। तो एक है मोह, तो ये जो मोह बनाया है ये हमने बनाया है दर्शन मोहनी के कारण। ठीक है, किस कारण के कारण? दर्शन मोहनीय के कारण। अब इन दोनों का एक पेयर था, तो ये पेयर किसके कारण हो जाएगा? ये पेयर हो जाएगा चारित्र मोहनीय के कारण। बात आ रही है सभी समझ लो? अच्छा, ये जो मोह है ये किसके कारण होगा? अरे बहुत सुंदर, मोहनीय के कारण। अरे कहाँ ज्ञानवर्णी कहाँ से आ गया? देखो ना, अपन ने जब भेद में मोहनीय मोहनीय पढ़ा, अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों में जो कॉमन है वो चीज निकलेगी ना। बात आप समझ में आ रही है ना? मतलब इसमें से ही उत्तर था, क्योंकि हमने 2 अलग अलग चीजें ली हैं। अब 2 अलग अलग चीजों में से जो कॉमन होगा, और यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन है, उसकी वजह से ही हो गया ना। मतलब तो आप इतना समझिए कि जो केवल मोह है वो होगा मोहनीय कर्म की वजह से, मतलब जो एक बड़ा मोह कर्म है। ठीक है, 3 नंबर पे अपन पढ़ते हैं, 4 पे पढ़ते हैं, तो वो मोहनीय कर्म मोहनीय है। अब इस मोहनीय के 2 भेद होते हैं, एक होता है दर्शन मोहनीय, एक होता है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कारण मोह होता है, और चारित्र मोहनीय के कारण राग और द्वेष होते हैं। ठीक है, अगर मैं राग द्वेष को शॉर्ट में कहूं तो इनको मैं कषाय कह सकता हूं। ठीक है, मिथ्यात्व और कषाय। बात आ रही है सभी को समझ में? पक्का? अब देखो, इसी को अपन प्रश्नोत्तर में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, वहां पे हम ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये जो हम मोहनीय पढ़ा कि मोह मोहनीय के कारण होता है, तो ये मोहनीय कहते किसे हैं? ठीक है, मोहनीय की परिभाषा क्या है? बता सकता है कोई? बिना पढ़े अपने मन से परिभाषा बोल रहा हूँ, विस्तार नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, पीछे राहुल बताइए। जिस कर्म करने के कारण जीव परद्रव्यों में एकत्व महत्व करते तो भोक्ता उत्पत्ति करता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। चलो बहुत बोले तो सॉरी शास्त्र। जिस कर्म के कारण जीव मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव करता है उसे मोहनीय। चलो कोई बात नहीं, वो पढ़ लेते हैं तो दिमाग में सेट भी हो जाता है। हाँ, तो देखो बहुत अच्छा पॉइंट है कि अपन इनको अलग अलग करके बोलें या ये बोलें। ठीक है, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ। एक तो बोल सकता हूँ जिस कर्म के कारण मोह हो उसे मोहनीय कहूंगा। ठीक है, बात समझ में? मोह राग द्वेष जिस कर्म के कारण हो वह, बात एक है पर शब्द को आगे पीछे कर दिया है, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा। दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है? जिस कर्म के कारण मोह या मोह राग द्वेष हो उस कर्म को मोहनीय कहेंगे। या तो मैं ऐसा कह दूं, या तो ऐसा कह दूं मोह राग द्वेष जिस कर्म के कारण हो उसे मोहनीय कहेंगे। बात आ रही समझ में? सिंपल है एकदम। देखो यहाँ से पढ़ो। हाँ, ये तो एग्जांपल दिया था, जैसे मोह राग द्वेष है ना, तो यहाँ पे भी मोह आया, यहाँ पे भी मोह आया, तो यहाँ पे भी सम्यक और यहाँ पे भी सम्यक दर्शन वाला, वो समझा। चलिए देखिए, प्रश्न निकालिए। पेज नंबर है 35, पेज नंबर है 36 और प्रश्न नंबर है 35। 3 दर्शन एक मिनट है ना। पहले देखिए कि 35 नंबर का प्रश्न है, मोहनीय कर्म किसे कहते हैं?
उसके कितने भेद हैं? जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है। देखिए वही बात आ गई ना भाई, इसको थोड़ा और व्यवस्थित करके बोल दिए, जीव के, किसी और के ना समझ लें इसलिए। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों, विकारी क्यों लिखा? क्योंकि मोह राग द्वेष जीव के स्वभाव नहीं है, विकारी भाव है, इसलिए यहाँ पे ये विशेषण और जोड़ दिया कि विकारी भाव, विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। और उसके कितने भेद हैं? तो उसके भेद हैं दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, दर्शन मोहिनीय कर्म और चारित्र मोहिनीय कर्म। अब अगली बात आई है कि ये दर्शन मोहिनीय कर्म क्या है, उसके बाद आएगा चारित्र मोहिनीय कर्म क्या है। बात आ रही है सभी को? तो अब हम उसको वहां पे देखेंगे। तो पहले एक बार और देख लीजिए जो मैं, जिसके लिए मैंने प्रश्न प्रकाशन किया था, ये जो मोहनीय कर्म है और चारित्र मोहनीय कर्म, ये इसमें से आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, ईगो बंदी कर दो ना पूरा। हेलो हेलो, हाँ अब सही है। हेलो हेलो, थोड़ा सा, चलो देखो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, यहाँ पे हमने केवल मोह देखा था या तो मोहनीय कर्म। तो इस मोहनीय कर्म के टोटल भेद होते हैं 28, ये अपन ने कल भी देखा था। ठीक है, अब इस 28 को मैं दो भागों में बांटूं तो वो 28 यहाँ पर इन दो भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 28 में जाएंगे 3 और यहाँ पर आज तो नहीं होगा ना 26 वालों, कल कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, इस साइड आएगा 3 और इस साइड आएंगे 25। मतलब जो दर्शन मोहिनी है वहां पर 3 और चारित्र मोहिनी में 25। अब यहाँ पर 3 और 25 इनमें अपन को थोड़ा देखना है। वैसे इन 25 में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे 3 में थोड़ी सी दिक्कत है। वो कैसी दिक्कत है वो भी आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान खड़ा हुआ है, इसका पेट थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने आज। ठीक है, ये इंसान खड़ा है या कोई जीव है। अब ये जब कर्म का बंद करेगा ना, तो कर्म के बंद में तो वो एक ही चीज को अपने साथ लाएगा, मतलब 3 चीज को अलग अलग नहीं लाएगा। मतलब मान लीजिए ये इसका एक कर्म है ये वाला, तो कर्म एक ही दिख रहा है ना आपको। तो जब ये जीव इसका बंद करेगा तो इसके पास ये कर्म एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही कर्म है। पर जब ये कर्म इसके पास आ जाएगा तब इसी कर्म के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब 3 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 होगा क्या? होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 हिस्से हो जाएंगे। तो पहले जब इसने बंद किया था, बंद की समय तो इसने एक ही कर्म का बंद किया था, मतलब 3 अलग अलग चीजें नहीं थी। पर जब वो इसके अंदर आ चुके हैं तब वो तीनों चीजें अलग अलग। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रश्न हो सकता है, भैया बाहर एक थी और अंदर 3 अलग अलग हो गई, तो हमारे पास कोई चाकू तो होना चाहिए, कोई हथियार तो होना चाहिए, शस्त्र तो होना चाहिए जिसके कारण इसको अलग करें। तो वो शस्त्र है अपना सम्यक दर्शन। इसको अलग अलग करने का शस्त्र है अपने पास सम्यक दर्शन। अर्थात सम्यक दर्शन होगा तो ये 3 अलग अलग हो ही जाएंगे। चलिए और एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, ये वैसे मैं कल बता चुका था। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन सम्यक दर्शन बोला, यहाँ पे 3 सम्यक्त में से कौन सा सम्यक्त लेना चाहिए? इतने से हाथ, अरे यार दोबारा से प्रश्न दोहरा देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो अपन ने एक कर्म का बंद किया था, आया तो एक था, फिर अंदर रहा, उसके 3 टुकड़े हो गए हैं। उस 3 टुकड़े हमने सम्यक दर्शन से किए। अब वो सम्यक दर्शन कौन सा लेना है? अपन ने 3 सम्यक पढ़े ना, औपशमिक, छायापशमिक और छायिक। तो कौन से सम्यक्त से हमने ये 3 टुकड़े किए हैं? अभी भी थोड़ा सोचो, उत्तर सबको पता है। हाँ अमन बोलिए। बहुत सुंदर, औपशमिक सम्यक्त से, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना सम्यक्त में कोई सा भी सबसे पहले हुआ तो कौन सा होगा? औपशमिक। तो यहाँ पे सम्यक्त मतलब पहली बार हुआ मिथ्यात्व के बाद, तो औपशमिक सम्यक्त से ही होगा ना। तो यहाँ पे सम्यक्त में भी औपशमिक सम्यक्त से ही हमने उसके 3 टुकड़े किए। अब देखिए कि ये जो बॉल आई थी या जो कर्म आया था, वो हमने कौन सा कर्म बंद किया था? तो बंद करते समय तो हमने इसका बंद किया था मिथ्यात्व का। ठीक है, मिथ्यात्व एक ही था,
एक मिथ्यात्व का बंध किया। पर जब ये सत्ता में पड़े रहे और हमने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो सम्यक दर्शन के कारण इसके 3 टुकड़े हो गए। तो इसी मिथ्यात्व को, जो इसके 3 टुकड़े हुए हैं, उसमें से एक टुकड़ा रहेगा मिथ्यात्व का, ठीक है, एक टुकड़ा रहेगा सम्यक प्रकृति का, और एक टुकड़ा रहेगा सम्यक मिथ्यात्व का। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व कह दो या मिश्र कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो। तो ये 3 टुकड़े हो जाएंगे इस मिथ्यात्व। बात आ रही है आपको समझ में? दोबारा से एक बार बताता हूं, देखिए सामान्य मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म किसे कहेंगे? जिस कर्म के कारण मोह राग द्वेष विकारी परिणाम होते हैं, उस कर्म को मोहनीय कर्म कहते हैं। इस मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं, या मूल में कहें, मूल में 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी, और प्रभेदों के रूप में कहें तो 28 भेद हैं। अब मूल में 2 भेद थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के कितने हैं? 3। चारित्र मोहिनी के कितने हैं? 25। अब ये जो यहाँ पर 3 भेद है, वो बने कैसे? प्रारंभ तो उनका एक से ही हुआ था, ठीक है, मतलब जब हमारे पास वो कर्म आ रहा था तो एक ही आ रहा था। कौन सा आ रहा था? मिथ्यात्व नाम का। पर जब वो हमारे पास आ चुका है, तो आने के बाद जब हम सम्यक दर्शन से उसको तोड़ेंगे, तब उसके 3 टुकड़े होंगे। तो 3 टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। ये उल्टा ले लीजिए, इसको यहाँ पे कर लीजिए। हाँ, फिर उसके टुकड़े हो जाते, पर वो भी कब होंगे? जब सम्यक तो होगा। यदि हमने सम्यक तो नहीं किया तो बाकी के भी 3 टुकड़े नहीं होंगे, वो अखंड एक मिथ्यात्व ही पड़ा रहेगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, जैसे ही सम्यक तो होगा वैसे ही इनके 3 टुकड़े हो जाएंगे, पहले समय में हो जाएंगे। जब भी बनेगा तो मिथ्या तो अकेले बनेगा। हाँ, मिथ्या जब भी बनेगा वो अकेले ही बनेगा। बनेगा एक 3 नहीं बनेंगे, 3 हो जाएंगे तो मतलब कैसा होगा? फिर मिथ्या अलग से मिथ्यात्व बना और 3 टुकड़े हो गए। फिर तो मिथ्यात्व दब ही गए ना, मिथ्यात्व का बंद हो गई नहीं ना। नहीं, आप बता रहे हैं ना 3 हो जाएंगे, मतलब 3 टुकड़े। हाँ, फिर तो हमने दर्शन मोहिनी को दवाई दी है ना, सम्यक दर्शन को, दर्शन मोहिनी को, तो उसका बंद हो गई। दर्शन मोहिनी के जो 3 है वो, हाँ, वो तीनों के तीनों दब जाएंगे। उसके बाद वापस 3 में से एक हो जाएगा। कोई एक नहीं, वापिस 3 में से एक नहीं हो, मतलब वापिस तीनों एक नहीं होंगे। अच्छा, तीनों को एक होने में तो बहुत समय लगता है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा तो अपन करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो देखो, शंका होना स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, ठीक है, आप पूछो। अगर प्रकरण के अनुसार होगा तो मैं बता दूंगा, अगर आगे की बात होगी तो मैं बोल दूंगा आगे। तो यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? अब देखिए दोबारा से जो क्वेश्चन है उससे मैं जोड़ता हूँ, जिससे क्वेश्चन भी याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। अब हमने पहले मोहिनी कर्म को देखा था, ये क्या होता है। अब हमें देखना है दर्शन मोहिनी क्या होता है। तो सामान्य सी बात है कि जैसे मैंने बोला, जिस कर्म के उदय से या जिस कर्म के कारण मोह, या तो मोह राग द्वेष विकारी परिणाम हो, उसको ये कहूंगा। ऐसे मैंने पूछा दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहूंगा, बता सकता है कोई? दर्शन मोहिनी कर्म किसे कह सकते हैं? हाँ तंदुल, ऐसे नहीं, मतलब परिभाषा जैसे अभी मैंने आपको समझाई। अरे यार बैठो, वो सही है आप जो बोल रहे हैं, एकाग्र। जो विकारी भाव आत्मा की श्रद्धा गुण का घात करे, वो तो आपने पढ़ ली, बैठ जाओ। कपिल, तीनों के निमित्त से जिस कर्म का बंध हो, थोड़ा बहुत सही है पर गलत भी है। सौरभ, मोह के निमित्त से जिन कर्मों का बंध हो, आपने थोड़ा घुमा दिया है, इसको घुमा के बोलो तो सही हो जाएगी। जिन कर्मों के निमित्त से मोह का बंध हो, हाँ, मोह का बंध नहीं कहे अभी, मोह होता है, ठीक है, आप बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी, जिस कर्म के निमित्त से मोह राग द्वेष होते हैं, उस कर्म को अपन मोहनी कहते हैं। वैसे यहाँ पे लगाना है, जिस कर्म के निमित्त से मोह अर्थात मिथ्यात्व होता है, बात आ रही समझ में, उस कर्म को दर्शन मोहिनी कहते हैं। अब ये मिथ्यात्व क्या है, तो इसको समझाने के लिए वहां पे श्रद्धा गुण का विकारी परिणामन या श्रद्धा गुण का घात, ये शब्द डाल दिया। बात आ गई समझ में सभी को? अब देखो यहाँ से परिभाषा पढ़ता हूं मैं, और समय समय जब छूट जाता है उसके बाद में बात मत हो जाओ। हाँ, पहले प्रश्न देखो, 36 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद होते हैं। अच्छा, इसमें परिभाषा नहीं आई क्या? अभी आएगी। कहाँ है मिथ्या? अच्छा अच्छा, उस साइड है क्या? पहले इसके भेद बता दिए, चलो कोई बात नहीं, ये देख लो, 3 की भी परिभाषा है ना, वो बाद में देखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं।
36 नंबर का देखो, दर्शन मोहिनीय कर्म किसे कहते हैं? बंध की अपेक्षा, बात आ गई समझ में? बंध की अपेक्षा, जो बाहर से बॉल आ रही है वो उसकी अपेक्षा, बंध की अपेक्षा दर्शन मोहनीय कर्म एक ही प्रकार का है। एक ही बॉल आ रही है मतलब एक ही प्रकार का, मतलब जब बंद होगा तो वो एक ही है। किंतु सत्व अर्थात सत्ता और उदय की अपेक्षा, ठीक है, पेट में है मतलब सत्ता, और जब बीच में सत्ता में ही 3 टुकड़े हो गए हैं और जब वो सम्यक्त में आ गया तो उसके बाद अकेला मिथ्यात्व का उदय आया तो एक का उदय आएगा, यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो एक का उदय आएगा। तो उदय की अपेक्षा ऐसे वो 3 भेद बन सकते हैं। हाँ, भले वो एक एक करके बाहर आए पर आ तो एक सिंगल रही है ना, अब वो अखंड रूप में तो नहीं आ रही ना, एक टुकड़ा ही आ रही है ना, मतलब वो ये बता रहा है कि उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे समझना कि सत्ता और उदय की अपेक्षा क्यों कहा, बात आ रही है सभी को समझ में? तो सत्ता और उदय की अपेक्षा से उसके 3 भेद हैं, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति। यहां तक आ गया समझ में सभी को? अब आगे देखिए, जैसे चक्की में दले हुए कौदों के चावल, कर्ण और भूसी, इस प्रकार 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की में दले गए दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझो कि कौदों के चावल क्या होते हैं। क्या? कोदो, कोदो कौन से? मतलब जो पहले ऊपर पैकिंग आती है फिर उसको छील के उसमें से जो खेत से डायरेक्ट निकालते हैं। येलो येलो कलर की इतनी बड़ी आती है, उसके अंदर चावल रहते हैं, उसका कवर टाइप का रहता है। तो गांव में उनको कोदो बोलते हैं, खेत से निकालते डायरेक्ट। या आप इसको पढ़ के ये परिभाषा बता रहे हो? उसको धान बोलते हैं, हम लोग को तो वो वाला धान कहते हैं हमारे यहाँ। तो धान ही कहते हैं ना, कोदो तो नहीं कहते ना। ये इसको नशीले पदार्थ। ऐसा नशीले पदार्थ घटता है नहीं नहीं, अभी अपन शब्द पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखो कोदो किसे कहते हैं, ठीक है? अब मैं बोल दूं, फिर आपसे पूछता हूँ। देखो ये जो कोदो होते हैं ना, जैसे अलग अलग टाइप के चावल होते हैं, आपने देखे होंगे, अपने लंबे लंबे चावल भी आते हैं, एक मीडियम साइज के भी आते हैं, है ना? हाँ, भगर के चावल बता रहा हूँ मैं सब बता रहा हूँ, है ना? हाँ, तो एक ये कोदो के चावल होते हैं। अगर आप साउथ में जाओगे ना तो वहाँ पे एक इडली का चावल अलग से आता है। अपना जो इतना लंबा चावल रहता है ना, वहाँ पे थोड़ा मोटा सा और गोल सा चावल रहता है, मतलब छोटा चावल रहता है साइज में। क्या कहते हैं उसे? झुंडी। अब जो भी नाम कहते हैं उसको, है ना, नाम ख्याल में नहीं है। जिन कुमार जी के पास रखा है, आप देखना कभी जाके, है ना? तो वो एक छोटा सा चावल होता है, मतलब साइज थोड़ी छोटी रहती है और थोड़ा गोल मटोल सा रहता है, तो वो इडली का चावल रहता है। पर ये जो कोदो का चावल है ना, ये उससे भी थोड़ा और छोटा होता है। एक आपने इसका समा का नाम भी सुना होगा, मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर समा का चावल खाते हैं। वो आपने देखा होगा एकदम छोटी छोटी गोल गोल सी टुकड़ी टाइप की रहती है। अरे यार, अभी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो पहले। तो एक वो समा का चावल होता है, वो एक टुकड़ी टाइप का रहता है, अपन को लगता है वो टुकड़ी है पर वो टुकड़ी होती नहीं है, उसकी साइज ही उतनी रहती है, एकदम छोटा छोटा चावल रहता है, ठीक है? उसको समागा कहते हैं। उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा वो होता है कोदो का चावल। अब ये कोदो का चावल, ये जो अधिकतर जो गर्म प्रदेश होते हैं ना, उन गर्म प्रदेशों में उत्पन्न होता है कोदो का चावल। साउथ इंडियन में कह लो, अपने यहाँ मतलब नीचे जो दक्षिण भारत है वहां पर, और ये पूर्वी जो है ना अपना पूर्वी भारत, उस साइड। राजस्थान कहाँ से आ जाएगा पूर्वी में यार? हाँ उस साइड। तो देखो सांगनेर कहाँ से आ जाएगा? मैं भारत बोल रहा हूँ, राजस्थान जयपुर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये उस साइड मतलब गर्म प्रदेशों में होता है। भारत में तो खैर ये एक ही बार होता है कि जब पहली बरसात होती है तब इसको बोया जाता है, पर इसको बोने में पानी भी कम लगता है, ठीक है? मतलब जितना चावल में ज्यादा पानी लगता है ना, पर इस कोदों को चावल के बोने में कम पानी लगता है, और ये जो डायबिटीज के लोग होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब इस चावल को शुगर फ्री भी के नाम से भी जानते हैं कि भैया जो भी जिनको डायबिटीज होती है उनको ये चावल खिलाते हैं। क्या?
हाँ चलो, तो ये वही चावल है। और अन्य मतों में ना इस चावल को ऐसा भी बोलते हैं, जब वो उपवास करते हैं ना तो उपवास के दिन वो इसको खा सकते हैं। और ये अन्य मतों में नहीं है। कौन से? अरे नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ उन्हीं को समा के चावल कहते हैं, ठीक है। समा समा नहीं, अरे इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। चरणानियों की क्लास नहीं चल रही है, कोदों की बात चल रही है। चलो देखो, बाद में देखो। तो अपने यहाँ कहीं पर, अपने यहाँ भी मतलब अपने यहाँ तो नहीं कहूँगा, मतलब जैनों में भी जो दूसरी साइड वाले हैं उनके यहाँ ऐसा कहते हैं कि हम इनको रात में खाते हैं। क्यों? वो इसको फलाहार मानते हैं। समा के चावल जो होते हैं, या अभी आपने क्या नाम दिया था भा से? अरे बसाई नहीं यार, हाँ भगर के चावल, भगर के चावल का या इनको, ठीक है। वो ऐसा कहते हैं उपवास के समय खा सकते हैं, हम कोई व्रत आदि रखते हैं तो उस समय में इन चावलों को खा सकते हैं। पर साफ साफ अन्न है वो, इसको भले ही फल कहें या फलाहारी कहें, उससे हो तो नहीं जाएगा। पर कोई पूछ के तो आया नहीं होगा मेरे ख्याल से। कल बताएंगे ना हमने आज से। अच्छा ढूंढ लिया क्या आज? कल बताएंगे। चलो सही, नहीं अभी बताने से फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। कोदो के चावल कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगले पेज पर भी एक और लाइन आ रही है, यहाँ पे प्रक्षालित क्षीणा क्षीण मद शक्ति वाले कोदों के चावल। मैंने देखने की कोशिश तो की है कि कोदों में मद शक्ति वाले चावल कहाँ पे उत्पन्न होते हैं या कैसे होते हैं, उनके बारे में तो ख्याल में नहीं आया था, ठीक है। पर ये जो कोदों के चावल हैं, इसके बारे में एक ऐसा पॉइंट आया था कि ये जो कोदों की खेती होती है ना जहाँ पर, उस खेती में एक घास भी होती है, अलग टाइप की घास होती है। यदि वो घास उन पौधों के साथ मिल जाए तो उन पौधों में विष उत्पन्न कर देती है, ठीक है। मतलब उन पौधों को विषैला बना देती है। तो उसके भी कुछ लाभ हानियां रहती हैं। अब हो सकता है वो जो विष उसमें पहुंच गया है, धोने से वो विष निकल जाता हो, ठीक है। मैं तो अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा पढ़ने में मिला और यहाँ पे लिखा थोड़ा अलग अलग है, मद शक्ति थोड़ा अलग होता है और विष अलग होता है। फिर भी एक समझने के लिए जितना अपन को विषय मिला है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वहां पे ऐसा लिखा था कि उसमें विष उत्पन्न हो जाता है उस घास के कारण। तो किसान लोग क्या करते हैं कि पहले ही उन घास को काट देते हैं कि जिससे वो उनके साथ बड़ी ना हो, उनके साथ संपर्क में ना आए, तो इसलिए पहले ही घास काट देते हैं। नहीं, ये और ये वाले जो चावल रहते हैं ना, इनमें जो अपन दवाई वगैरह डालते हैं उनका भी असर नहीं होता, और ये चावल महंगे भी आते हैं। कम से कम 85-90 रुपए किलो आते हैं। जो अपन सामान्य खाते हैं वो 40-50-60 वाले खाते हैं। कौन से? कोदों के। चलो देखो, देखो प्रश्न देखो फटाफट। चक्की में दले हुए कोदों के चावल। अभी देखिए, चावल जो भी होता है वो धान सहित होता है ना, तो यहाँ पे भले ही आप सामान्य चावल भी लो तो उसमें कोई अंतर नहीं है, पर यहाँ पे कोदों शब्द आया था तो हमें एक एक शब्द की तह में जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोदों के बारे में बताया। पर आपका मुझे मन लगता नहीं है आप तह में जाने वाले हो, इसलिए आपने प्रवचन जैसा सुन लिया है और अपने मुंह से बता दिया है, कॉपी में कुछ लिखा नहीं है। अभी आपको ये याद रहेंगी 2-3 दिन तक, पर आप जब दोबारा उठा के देखोगे ना फिर याद आएगी क्लास में बताया तो था, दिमाग से ही निकल गई क्या है। नहीं लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अब बाजू वाले से समझना, ठीक है। अब बाद में समझना। देखो जैसे चक्की, एक जैसे अपन ने चक्की ले ली, चक्की में धान, आजकल की चक्की तो छोड़ो, कि पहले वो आते थे ना, क्या कहते थे, अरे वो चक्की नहीं यार, कहाँ वही खुल्लड़ को बड़ा क्या कहेंगे, खल्लड़ को ओखली, ओखली 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 ओखली। तो ओखली में पहले वो हाथ की चक्की होती है, अपन ओखली की बात कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा पुराने नाटक वगैरह में वो बूढ़ी अम्मा वगैरह ऐसे वो ऐसे ऐसे कूटती थी, हाँ वही वाली, हाँ वही ओखली। तो पहले क्या धान ऐसे अलग से तो आते नहीं थे, खेत में से वो धान निकालते थे
और खेत में से धान निकालने के बाद पहले खुद ही धान को अलग करते थे और गेहूं या चावल जो भी उनको अलग करते थे। तो मान लीजिए वही अपन ओखली ले लें या चक्की समझ लें, जो भी आपको समझना वो समझ लीजिए कि वो उसको ऐसे कूट रहे हैं, तो वो जो धान है वो अलग होती जाएगी और जो चावल है, तो चावल में भी भले ही पौधों की साइज छोटी रहती है पर फिर भी उसमें टूटने की संभावना है। बात आ रही समझ में आपको? तो वो एक तो पूरे साइज वाले पौधों के चावल रहेंगे जो अभी टूटे नहीं है, सीधे उसमें से निकले हैं, और कुछ ऐसे रहेंगे चावल जो उसमें से ही टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। तो वही तीन चीजें यहाँ पे ली हैं। चावल मतलब जो पूरा चावल है, कण मतलब जो उसका आधा टुकड़े हैं वो कण, और भूसी मतलब जो धान बच गई है अपनी, जो भूसा कहें अपन, वही भूस छिलका, वो भूसी हो गई। तीन चीजें आ गई समझ में। अब इसमें हमको बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं हमने चक्की के अंदर डाली एक चीज, पर जब निकाली तो तीन चीज निकली। मेन बताने का मतलब ये यहाँ पर है इनका कि डाली हमने एक चीज, निकली तीन चीज। तो वैसे ही है कि हमने अपने अंदर बंद किया एक कर्म का, पर उनका जब वो निकलेंगे तो तीन निकलेंगे। मतलब अंदर ही उनकी सत्ता में तीन चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सत्ता में जब अपन ने उसको कूटा तो ओख लिया, चक्की के अंदर ही तीन टुकड़े हो गए, तो उसमें से जब निकाला तो तीन टुकड़े निकले, तीन चीजें निकली। क्या? हाँ, दर्शन मोहिनी में होगा। मतलब जब हमने बांधा तो एक अखंड दर्शन मोहिनी बांधा, और जब हमने उसको कूटा, किससे कूटा? तो सम्यक दर्शन से कूटा, तो उसके तीन टुकड़े हो गए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो उन तीन टुकड़ों को यहाँ पर चावल, कण और भूसी के माध्यम से समझा रहे। अब मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, फिर भी इस तीन लाइनों में से जिसको समझ में ना आए वो पूछना। चक्की में दले हुए कौदों के चावल, कण और भूसी, इस प्रकार तीन भेद होते हैं। उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की में, देखिए प्रथमोपशम रूपी सम्यक चक्की लिखा है, द्वितीयोपशम नहीं बोला। अभी कपिल ने वो अंतर ही बताया था, है ना? प्रथमोपशम में 5 दबेंगे और द्वितीयोपशम में 7 दबेंगे। तो अभी 5 और 7 का भी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है? पर अभी पहले 3 का सुन लीजिए। प्रथमोपशम में जो 3 थे, ये 3 नहीं दबे, केवल एक ही दबा है। फिर वो दबने के बाद भले 3 हो गए हों। बात आ रही समझ में आपको? क्योंकि अपन ने उस चक्की में वो गेहूं डाला, धान डाली, एक था, जब पर जब दबी उसके बाद 3 हुए, या जब कुटी उसके बाद 3 हुए। तो वैसे ही अपने साथ है कि जब हमने उनको अपने अंदर डाला तब तो एक थी, पर जब हमने प्रथमोपशम सम्यक्त से उसको दबाया तब वो दबते साथ ही 3 टुकड़े हो गए। उदय में अभी एक भी नहीं है, बात समझना है ना? तो सत्ता में 3 हो गए हैं, अब अंतर मुहूर्त बाद उनका उदय आएगा तो एक एक करके निकलेंगे। तो वो उदय की अपेक्षा उसमें 3 भेद हो गए। तो चक्की में दले गए दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद होते हैं। अब किसी को समझ में ना आया हो इन 5-6 लाइनें में तो पूछें। यानी जो औपचारिक सम्यक है, तो औपचारिक सम्यक को अंतःकरण परिणाम से भी खड़े हो जाओ, बोलो क्या बोले? वो तो आखिरी शब्द बोला, उससे पहले बोलो। ये जो मिथ्यात्व है वो 3 प्रकार से वेद में हुआ, मिथ्या सम्यक, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो औपचारिक सम्यक में हुआ, तो औपचारिक सम्यक को अंतःकरण परिणाम भी कहते हैं। तो अंतःकरण परिणाम से कह देंगे कि उसके जो 3 भेद हो गए। सम्यक्त से ही हुए, अधःकरण परिणामों से भी नहीं हुए हैं। ठीक है, अधःकरण परिणाम के बाद जब वो पूरे 3 करण परिणाम हो गए हैं, उसके बाद जैसे पहले समय में सम्यक्त हुआ, उस सम्यक्त से इनके 3 टुकड़े होंगे। ठीक है, उन 3 करणों से भी नहीं होंगे इसके 3 टुकड़े। ठीक है, हाँ, क्योंकि उन 3 करण के द्वारा, तो अधःकरण से तो हमने दर्शन मोहिनी को दबाया था। ठीक है, अभी दबाया है, अभी जब उस पर सम्यक्त का जोर लगाएंगे ना तब उसके 3 टुकड़े होंगे। ठीक है, बढ़िया, बैठो। बड़े भाई को बोला, छोटे को नहीं बोला। हाँ। 3 टुकड़े हुए हमेशा रहते हैं, कभी नहीं जाते। नहीं जाते हैं ना, कि इनका जाने का क्रम भी ऐसा है कि मान लीजिए हमने औपशमिक सम्यक्त किया, तो औपशमिक सम्यक्त के बाद अब वो छूटेगा, तो छूटने के बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। अब जब वो पहले गुण स्थान में आ गया तो असंख्यात वर्ष बीतने के बाद सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 2 मिल जाएंगे आपस में। तो ये 2 मिलके एक हो गई और एक मिथ्यात्व, तो ये 2 ही रह जाएंगे। फिर और समय बीतेगा तो ये 2 भी मिल जाएंगी, फिर दोबारा से केवल एक अखंड मिथ्यात्व या दर्शन मोहिनी स्थिति बाकी। हाँ, फिर दोबारा से सम्यक्त हो गया था, फिर दोबारा से 3 हो जाएंगी।
नहीं, परिणामों के आधार पे नहीं है, जितना लंबा काल बीतते जाएगा उतनी आपस में ही चिपकते जाएंगे। ये तो कर्मों के उदय के कारण। अब दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है, पर अभी अपन कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्यतः कर्मों की रहती है, तो अपन ऐसा ही कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी होते दोनों के सहज संयोग हैं, दोनों की निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों में, पर अभी अपन कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं ना, तो अभी कर्मों की मुख्यता होगी। बात आ रही है आपको समझ में? तो हम अभी ऐसा कहेंगे कि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने के कारण वह जीव तीसरे गुण स्थान में गया और फिर उसके अनुसार उसके वैसे परिणाम हुए। और अगर अपन द्रव्य नियोग पढ़ते तो हम बोलते कि उसके वैसे परिणाम हुए तभी वहां से वैसा उदय आया, तो तीसरे गुण स्थान में पहुंच। हाँ चलो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? प्रश्न अच्छा है, सबको बताना चाहिए, पर वो बाद में बताऊंगा। हाँ बहुत अच्छा है कि कौदों के चावल से आप मिथ्यात्व लेने की दर्शन मोहनीय लेना तो अपन को दर्शन मोहनीय है, ठीक है? पर अपन ने 3 कहा ना, तो 3 आपस में मिल मिल के एक रह गए हैं, मतलब 3 में से एक की सत्ता तो रहेगी ना, तो सत्ता रही है मिथ्यात्व की। बताइए समझ में? मतलब अपन दर्शन मोहनीय भी कह सकते हैं और मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, पर सबसे अच्छा है कि दर्शन मोहनीय कहें। असंख्यात वर्ष बीतेंगे, मुझे काल थोड़ा पक्का नहीं है, पर इतना समझिए बहुत। हाँ जैसे उसके पहले सम्यक हो गया, तो तीन वो नहीं बटेंगे। नहीं फिर जुड़ेंगे नहीं दोबारा से, फिर अलग अलग ही रहेंगे दोबारा से, अलग अलग वो होगा। नहीं एक साथ ही उपशम होगा। जैसे अभी मिथ्यात्व किया था, मतलब वो अभी आगे आएगा, अपन आगे देखते हैं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया, वो आगे देखते हैं। हाँ। जब आता तो दर्शन की टीम में बढ़ता है, जब सम्यकता आया मिथ्यात्व तो हटना चाहिए, फिर मिथ्यात्व कर दी कैसे? तो मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है, सत्ता में, उदय में नहीं है, अभी दबी हुई है, हाँ उपशमना है अभी। हाँ औपशमिक सम्यक्त हुआ है ना, वो बात है, सही है। हाँ कौदों का जो ऊपर का ब्राउन ब्राउन सा रहता है वो छिलका भूसी हो गई, उसके अंदर दाना निकला पूरा, वो चावल हो गया, वो दाना कहीं पे टूट गया तो कण हो गया, टुकड़ी हो गई, 3। हाँ ठीक है, बड़े आगे, अभी नहीं सुलाओ उसको, चलो देखो आगे। हाँ बैठो वहाँ पे। अच्छा चलो वो समझाता हूँ। अब कल से मैं प्रश्न लूंगा नहीं यार आप पे, हैं? अब क्या मेरा मन मानता भी नहीं आपके प्रश्नों का हल ना करूं, पर आप एक बार शुरू होते तो खत्म ही नहीं होते यार। है नहीं होता ऐसे ही है, पर दिक्कत मुझे उस बात की है कि यहाँ पे एक प्रश्न पूरा नहीं हो पाता, वहां से वो दूसरा पहले बोल देते हैं। अब देखो वो वहां पे बोल रहे हैं, यहाँ से कोई दूसरा बोलने लगा है। नहीं वो क्या है कि वो रख भी लेंगे ना, पर जो विषय तत्काल चलता है ना उसमें ज्यादा प्रश्न उत्पन्न होते हैं, है ना? हाँ तो मेरा मंतव्य तो ऐसे ही है, पर आपका मंतव्य नहीं लगता है, इसलिए सोचेंगे कल से कुछ बदलने का। आपका मंतव्य हो ऐसा तो एक एक करके प्रश्न पूछा करो, ठीक है? हाँ क्लास में ही पूछो आप, पर एक एक करके पूछो, ठीक है? क्योंकि आज जो दूसरा वाला प्रश्न होता है ना उसका आधा उत्तर पहले में मिल जाता है, आप वो सुनते नहीं तो फिर मुझे पूरा दोहराना पड़ता है। चलो देखो आगे। हाँ नहीं दोनों, पहले सत्ता फिर उदय। हाँ नहीं या तो मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व में जाएगा, यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो शायद क्षमिक सम्यक्त कर लेगा, यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब 3 चीजें हो गई ना उसके पास, तो उसमें से किसी का भी उदय आ सकता है, कोई भी उचक सकते हैं। हाँ हाँ
हाँ, सम्यक तो होने के बाद बने रहते हैं। और जो अंतर्मूलक पूरे में विस्थापन वापस जाएगा वो पहले भाग विज्ञान का उदय होगा। हाँ, फिर पहले भाग मिथ्यात्व का उदय होगा और उस पहले भाग मिथ्यात्व में ज्यादा काल रहेगा तो वो आपस में धीरे धीरे चिपकते जाएंगे और फिर मिलकर 2 से 1 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 से 2, 2 से 1। बढ़े आगे, देखो 37 नंबर का प्रश्न है। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? सर्वज्ञ प्रणीत, मार्ग से विमुख होकर, तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक। अब देख लीजिए, ठीक है, मतलब भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, अपने श्रद्धान को टटो लीजिएगा कि हम उत्सुक हैं या नहीं है। ठीक है, अब उत्सुक का मतलब ये होता है कि मान लो, उत्सुक का मतलब ये नहीं कि हम लेट पहुंचेंगे ही नहीं प्रवचन में। ठीक है, उत्सुक का मतलब है यदि हम कदाचित गलती से प्रवचन में लेट हो गए पर हमें वहां पे जल्दी से पहुंचना है, ये होता है उत्सुकता। पर कई तो ऐसे होते हैं, देखा है, लेट हो गए ना, फिर भी चला। तो मैं हंसी की बात नहीं कह रहा हूँ, पर ये अपने में श्रद्धान को टटोलना, मतलब अपनी क्रियाओं से भी वो अपने जो भाव है ना उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अपने जैसे भाव होंगे वैसी अपनी क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए अपन को उत्सुक बनना है, निरुत्सुक नहीं बनना है। ठीक है, कदाचित कर्मोदय के कारण अपन लेट हो सकते हैं, कदाचित कर्मोदय के कारण अपन नहीं पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है, और कदाचित उसके फल में हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, कभी आपको भैया कर्मोदय ऐसा था, हम लेट हो गए, तो मैं भी ये कहूंगा भैया कर्मोदय ऐसे ही था, आपको भी ऐसा ही होना है ना। तो उसमें भी हमें ये रखना है कि गलती हो गई ना, जो फल मिलेगा हम भुगतेंगे, पर हम और आगे कार्यक्रम में उत्साह से जाएंगे। ठीक है, तो हमें समय दर्शन प्रकट करना है, मिथ्यात्व को दबाना है। तो अपनी एक गलती पता चल गई अपन को, इसको दबाना है। कौन सी? तत्वार्थों में निरुत्सुक, हिताहित विचार करने में असमर्थ। अब अपन स्वयं सोचें कि अपन समर्थ हैं या नहीं है। ठीक है, वास्तव में हित और अहित का विचार करने में समर्थ हैं या नहीं। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा हित क्या है अहित क्या है, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को भली भांति परिचित है, इसलिए प्रवचन में नहीं करना, मेरे को समझाना है। तो ये दूसरी। तीसरा है विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म। अब विपरीत मान्यता समझ लेना कि भैया कि देवशास्त्र गुरु को पूजना था, हम कुदेव को गुरु को पूज रहे हैं। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता है, हम मानने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता है, तो ये हो गई विपरीत मान्यता। ठीक है, और हिताहित विचार करने में असमर्थ है कि मतलब अपना हित किसमें है और किसमें नहीं है, वो विचार करने में अपन असमर्थ हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे द्रव्य नियोग और चरणा नियोग का कहें, कई द्रव्य नियोग के पक्षपाती ऐसा कहते हैं, ये पहले आएगा ना, आपने पढ़ लिया होगा, खैर है ना, कि द्रव्य नियोग का पक्षपाती कहता है भैया इनमें क्या रखा है, द्रव्य नियोग का पढ़ो। तो वो केवल एक द्रव्य नियोग को जानता है, अभी हित और अहित दोनों को नहीं जान पा रहा वो। और कोई चरणा नियोग वाला कहेगा क्या द्रव्य नियोग में लगे हो, आप तो खाना ऐसा बनाओ वैसा करो, तो कहेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको दोनों में ही हित क्या है अहित क्या है ये विचार करना पड़ेगा। तो हित अहित का विचार कैसे करें हम? हमें ऐसा विचार करना पड़ेगा, यदि केवल द्रव्य नियोग को मानेंगे तो अहित होगा, यदि केवल चरणा नियोग को मानेंगे तो अहित होगा। ठीक है, दोनों को मानेंगे तो हित होगा। तो ये हम समर्थ हो चुके हैं, बात आ रही है आपको समझ में? यदि ऐसा नहीं मान रहे थे तो असमर्थ था। अच्छा, द्रव्य नियोग और चरणा नियोग दोनों को कैसे माने? तो देखिए, द्रव्य नियोग के बल से हमें ये परिणाम आएंगे कि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने वाला जीव है, दोनों बराबर हैं, उनको नहीं मारना चाहिए, करना नियोग बताएगा। और जब वो कदाचित मर जाते हैं तो हमें वैराग्य उत्पन्न होगा उनको देखने से, या कदाचित हम अपना चरणा नियोग आचरण पालन कर रहे हैं तो उस प्रसंग से हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है, जो हमारे श्रद्धा को निर्मल करने में निमित्त बनती है। इसलिए दोनों ही अपने अपने में आवश्यक हैं, द्रव्य नियोग और चरणा नियोग दोनों का ही संतुलन होना चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा हित अहित विचार करने में असमर्थ है इसके संदर्भ में बताया है। ठीक है, अब जैसे कई होते हैं ना कि आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। अब सूर्य क्या है, सूर्य तो एक सही रहता है, या उसके कभी ऐसा होता है ये हाथ उस साइड चले गया, टांग इस साइड हो गई, और हाथ ऐसे फैल गया, टांगे सामने को फैल गई, होता है कभी ऐसा? पर इन सूर्य के साथ होता है, ये बदलते रहते हैं, है ना। तो ये अपन को बता रहे हैं कि अपन हित अहित विचार करने में अभी असमर्थ हैं।
मतलब अभी हम उत्सुक नहीं हैं, तो ये पढ़ने वाली ज्ञान वाली बात तो है ही, साथ में अपने श्रद्धान को भी टटोलना कि ऐसा है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सम्यक मिथ्या दर्शन मोहिनीय कर्म किसे कहते हैं? प्रक्षालित अर्थात धुले हुए, प्रक्षालित, ठीक है, मतलब धुले हुए, दिन को धो दिया है ऐसे प्रक्षालित। क्षीण अक्षीण, मतलब जिनका क्षीण हो चुका है या कुछ का क्षीण नहीं हुआ। जैसे अपन कपड़े धोते ना, तो कहीं पे तो हल्दी लगी रह गई और कहीं पर निकल गई है, तो कहीं पे क्षीण हो गई है और कहीं पर अक्षीण, मतलब हल्दी लगी हुई है। नष्ट होना है, अक्षीण नहीं है, अक्षीण है, मतलब नाश नहीं होना, ठीक है, गंदा और साफ ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे गंदा साफ नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्षीण का मतलब है नष्ट होना और अक्षीण का मतलब है नष्ट नहीं होना, ठीक है। और मद शक्ति वाले, मद मतलब नशा, शक्ति मतलब शक्ति, वाले मतलब वाले, कौदो मतलब वो कौदो के चावल जो अभी अपन ने पढ़े, वो कौदो के चावल कैसे हैं? मद शक्ति वाले हैं, उनके समान। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कौदो के चावल हैं, हमने उनको अच्छा रगड़ रगड़ के धो दिया, तो कुछ में से तो वो मद शक्ति निकल गई है और कुछ में अभी भी मद शक्ति बाकी है, मतलब दोनों अवस्था हो गई, है भी और नहीं भी है। जैसे अभी मैंने विष का आपको बताया था, हो सकता है वो विष के संबंध में हो, मद के संबंध में हो, किसी भी संदर्भ में हो, मान लीजिए उसको धो दिया तो विष निकल गया, मद शक्ति निकल गई, आदि आदि रह गई है, वो बात यहाँ पर है। तो अभी मिश्र अवस्था बन गई है, बीच की अवस्था बन गई है। अब उसी को बता रहे, ऐसी बीच की अवस्था यदि हमारे परिणामों में बनती है तो वो हमारे परिणाम कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति वाले कहलाएंगे, ठीक है। देखिए आगे, के समान मिश्र श्रद्धान में, मिश्र श्रद्धान मतलब वहां पे सम्यक का भी परिणाम हो और मिथ्यात्व का भी परिणाम हो, ऐसे मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। अच्छा, इस परिभाषा को भी पलट के बता सकता है, मतलब जिसमें भाव ना बदले, बस शब्दों को आगे पीछे करके? आधी, हाँ, दोनों प्रकार के भाव होगा। नहीं, मैं आदत छोड़ने के लिए, मैं बस पलटने के लिए बोला मैंने, हाँ। आप थोड़ा सही पहुंचे हो पर वो एग्जैक्ट नहीं आ पाया। जिसके निमित्त से मिश्र सिद्धांत से सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, ये मतलब पहले अपन ने जिसके निमित्त से लगा दिया, बाद में उसका फल दिखा दिया, और इसमें पहले फल बताया, बाद में उसका निमित्त बताया है। तो अपन आगे पीछे करके ऐसे परिभाषा को बता सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, पर उसमें से कोई मेन शब्द नहीं छूटना चाहिए। बात आ गई सभी को समझ में? चलो, समय भी हो गया अपना। चलो 39 नंबर का और देख लीजिए, 1 मिनट का है। सम्यक प्रकृति, चलो कल ही देखेंगे। अरे अरे मैं करवा दूंगा, एक साथ बोलिए, रुक तो जाइए अभी। अरे यार रुक तो जाओ यार। हाँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, जो अपन ने पढ़ा है एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करना, ये अकेले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके संदर्भ में, विश्लेषण के संदर्भ में नहीं।